बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान एनएमडी कैट के सेशन 2021 से 21 में आर के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। एफएलपी नंबर 5 की डिस्कशन करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन की। पहले दो क्वेश्चन हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन से हैं। इस पोर्शन में हमारे पास एक पैराग्राफ होता है जिसको हमने रीड करके दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पैराग्राफ को रीड करते हैं। पैराग्राफ है हमारे पास, टूरिज्म research suggested that a royal family generate approximately 500 million pound in tourism per year। एक रिसर्च के मुताबिक टूरिज्म में जो बताया गया है कि रॉयल फैमिली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन पर ईयर अर्न करती है, जनरेट करती है। अब ये 500 मिलियन का क्या मतलब है? याद रखें बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरो आते हैं आपके पास, और आगे इसने 500 मिलियन कहा है, तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा 500 मिलियन पाउंड। इसी तरह आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टूरिज्म जनरल जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन पर ईयर। 500 मिलियन तो रॉयल फैमिली जनरेट करती है। इन जनरल पूरी टूरिज्म से जो अमाउंट आती है वो बेटा है 3 बिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, यानी इसमें हमारे पास 9 ज़ीरो आते हैं, और यहां 1 आना चाहिए लेकिन 3 बिलियन है, तो ये आपके पास अमाउंट है 3 बिलियन। आगे चलते हैं। ओनली द ईयर्स वेयर द स्पेशल ओकेजन सच एज जुबली और रॉयल वेडिंग, ऐसे साल जिनके अंदर कोई जुबली या रॉयल वेडिंग आती है, दिस नंबर कैन इंक्रीज बाय फर्दर 60%। इस नंबर में मजीद 60% इजाफा हो जाता है। इन पर्टिकुलर लोकेशंस, ख़ास तौर पर उन मकामात पर, सच एज बकिंगम पैलेस जो कि रॉयल महल है, एंड वेस्टमिंस्टर अबे, ये एक वो इलाका है जहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। सी द मोस्ट टूरिस्ट, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं। हाँ जी बेटा, पैराग्राफ आपने समझ लिया। इसके बाद हम चलते हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल कम टू यूके टू विजिट बकिंगम पैलेस। बात ठीक है, तारीखी महल है, लोगों के देखने की ख्वाहिश है, इस वजह से लोग यूके ज़्यादातर इसी पैलेस को देखने आते हैं। पैराग्राफ में भी बताया गया कि जब रॉयल वेडिंग होती है तो यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद बढ़ जाती है। सो आंसर बिकम ट्रू। सेकेंड है हमारे पास, द रॉयल फैमिली कंट्रीब्यूट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द टोटल मनी जनरेटेड बाय टूरिस्ट। टूरिस्ट से जितनी मनी जनरेट होती है उसका 16% जो है उसमें कंट्रीब्यूशन रॉयल फैमिली का है। देखते हैं जी क्या है। आपको बेटा परसेंटेज निकालने का तरीका आता है कि जब आपके एफएससी के मार्क्स आते हैं या किसी भी टेस्ट के मार्क्स आते हैं, आपने परसेंटेज निकालनी हो, आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज निकल आती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। हमें पैराग्राफ में बताया गया कि रॉयल फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन आपके पास 500 मिलियन है, और जो ओवरऑल है वो आपके पास 3 बिलियन है, और हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये बेटा 6 ज़ीरो से कट गए, ये आपके पास 2 ज़ीरो इन 100 के 2 ज़ीरो से कट गए, 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो से कट गया, बाकी आपके पास ऊपर बचा 50, यानी 50/3। अब 50/3 को आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 16.6, जिसे हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16%। तो ये भी बात हमारे पास सही हुई, ट्रू। सो आंसर बिकम्स अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेटर एंड सिंबल सीरीज का है। इसमें हमने प्रॉब्लम फिगर से क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आंसर फिगर से सिलेक्ट करना होता है कौन सी फिगर आएगी। इसमें तरीकाकार ये होता है, बाज़ोकात हमारे पास पहली 2 फिगर से अगली 2 बन रही होती हैं, और बाज़ोकात पहली से तीसरी बन रही होती है और दूसरी से चौथी बन रही होती है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में बेटा पहली से 3rd बन रही है, तो हमने 2nd से 4th अपना आंसर तलाश करना है। अब पहली से 3rd कैसे बन रही है ये आप देख सकते हैं। ये आपकी पहली डायग्राम है,
अगर हम ऐसा करें, इस पहली डायग्राम को 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये कुछ ये बन जाती है, और आप देखें ये एग्जैक्टली आपका सी फिगर है, ठीक है। यानी फर्स्ट को 180 डिग्री पर रोटेट किया तो हमें सी फिगर हासिल हो गई। इट मीन्स कि अगर हम क्वेश्चन मार्क हासिल करना चाहते हैं तो हमें फिगर बी को 180 डिग्री पे रोटेट करना होगा, तब हमें आंसर मिलेगा। और ये आपके पास फिगर बी है, इसको 180 पे रोटेट करें तो ये बेटे आपका आंसर आता है, जिसमें एरो नीचे है, उसके साथ एक लाइन है और साइड पे एक गोल दायरा है, ठीक है जी। तो इस तरह की फिगर देखते हैं किस ऑप्शन पर है, वो ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। हाँ जी, नीचे एरो वाली ये 3 डायग्राम है और ये गोल दायरे को गौर करें, इसमें और इसमें ये सही है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर, फिगर नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द मिसिंग सीरीज। नंबर से है, नंबर्स मिक्स किए हुए हैं, 2 सीरीज को आपस में मिक्स किया हुआ। अगर आप गौर करें तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, एक एक स्किप करके ये सीक्वेंस चल रही है। और इसके दरमियान एक और सीक्वेंस है 4, 4 के बाद 8, 4 ऐड करके, 8 में जब 4 ऐड करेंगे तो आना चाहिए 12। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा लॉजिकल डिडक्शन के टॉपिक से। इसमें हम स्टेटमेंट पढ़ के उसका वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर से अपने कंक्लूजन को सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन सा कंक्लूजन हम फॉलो करेंगे। अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें जो कि हमारे पास है, ऑल स्टिक्स आर प्लांट्स, तो हमारे पास ऑल स्टिक्स आर प्लांट्स, इस टाइप की वेन डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल प्लांट्स आर इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे प्लांट इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे। और थर्ड वन है ऑल इंसेक्ट्स आर एम्फीबियन, यानी कि सारे के सारे इंसेक्ट एम्फीबियन में आ जाएंगे। तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखकर अपने कंक्लूजन को सिलेक्ट करेंगे। पहला कंक्लूजन है हमारे पास, एटलीस्ट सम एम्फीबियन आर प्लांट, कि कुछ एम्फीबियन जो हैं वो प्लांट्स भी हैं, बात ठीक है, पहला फॉलो हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास, ऑल स्टिक्स आर इंसेक्ट्स, कि सारी की सारी जो स्टिक्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 कंक्लूजन थे और दोनों ही हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो आंसर बनेगा बोथ 1 and 2, यानी कि ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 206, ये भी लॉजिकल डिडक्शन का ही है। इसमें स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स आर टॉल, ऑल बर्ड्स आर टॉल की डायग्राम कुछ यूँ बनेगी, बर्ड्स टॉल के अंदर आ जाएंगे। सेकेंड है हमारे पास सम टॉल्स आर हैन, तो ये ओवरलैप कर जाएगा टॉल के साथ। ये बेटा स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने कंक्लूजन देखना है कौन सा फॉलो होता है। पहला कंक्लूजन है सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट हैन, सम और नॉट आ गया। मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर के अंदर कि सम और नॉट उस वक्त फॉलो करते हैं जब सम और नो स्टेटमेंट के अंदर दोनों आ जाए। तो यहाँ सम तो है, नो नहीं है, इस वजह से इस कंक्लूजन को रिजेक्ट कर देंगे, फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड कंक्लूजन है हमारे पास, एटलीस्ट सम हैंड्स आर टॉल, जी बिल्कुल बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है ये पोर्शन ओवरलैपिंग का, जिसमें कुछ हैंड जो हैं वो टॉल हैं, तो सेकंड यहाँ पे फॉलो होगा। इसका मतलब बीटा इज द राइट आंसर, ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम का, ये पजल्स का क्वेश्चन होता है। इसमें डिफरेंट किस्म की पजल्स पूछी जाती हैं। पीएमसी में जिस तरह की पजल पूछी गई थी, मैं उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपसे, लेकिन आसान आसान पजल्स भी आ रही हैं पीएमसी के अंदर, तो आपने बड़ा केयरफुली इन पजल्स को सॉल्व करना है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे रेलेवेंट हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक इस पजल की क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आएगी, तब तक हम इससे रेलेवेंट पूछे गए क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। P, Q, R, S, T एंड U, 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 6 मेंबर हैं एक फैमिली के जिनके नाम P, Q, R, S, T, U हैं। 2 मैरिड कपल्स आर देयर, इनमें 2 मैरिड कपल हैं, मियाँ बीवी हैं। एक्सप्लेनेशन दी हुई है जी, Q इज अ टीचर एंड द फादर ऑफ T। Q जो है वो टीचर है और T का वालिद है। सेकंड है हमारे पास, U इज ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज अ लॉयर।
यू जो है वो लॉयर है और आर का ग्रैंड फादर है। अच्छा, अब आप देखें पिछली कंडीशन में फादर का जिक्र था, इस कंडीशन में ग्रैंड फादर का जिक्र है। मतलब एक ही फैमिली है जिसका हमें ट्री बनाना पड़ेगा, जिसमें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का एक मैरिड कपल आ जाएगा, जो उसने 2 मैरिड कपल की बात की है, और एक फादर मदर यानी हस्बैंड वाइफ का कपल आ जाएगा, और टोटल 6 हैं, तो 2 इसमें कोई बच्चे होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस इज अ डॉक्टर एंड शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। लो जी बेटा, दादा और दादी दोनों मिल गए। ग्रैंड मदर यहाँ पे है जी बच्चों एस हमारे पास, और ग्रैंड फादर है यू, तो ये पहला मैरिड कपल हमें मिल जाता है। और यहाँ से हमें बच्चे भी मिल जाते हैं। जो ग्रैंड फादर है वो आर का है, जो ग्रैंड मदर है वो टी की है, यानी आर और टी ये दोनों बच्चे हैं। जो बाकी हैं, फादर का उसने बता दिया कि क्यू बच्चों का फादर है। अब बेटा जब क्यू बच्चों का फादर है तो एक ही ऑब्जेक्ट बचा है पी क्यू आर एस टी यू में, पी, वो बच्चों की मदर हो जाएगी। ये एक दूसरा मैरिड कपल हो जाएगा, श्योर एंड शॉर्ट, क्योंकि उसने बताया है 2 मैरिड कपल हैं। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक एक स्ट्रक्चर बना लिया है। उसके बाद आगे देखते हैं। सम अदर प्रोफेशनल्स इंक्लूड, इनमें बाकियों के भी कुछ प्रोफेशनल बताए गए हैं कि इनमें कोई एक टीचर है, टीचर का वैसे क्वेश्चन में बताया है क्यू इज अ टीचर, क्यू इज अ टीचर। 1 इज लॉयर, लॉयर भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। ग्रैंड फादर जो है यू, ये लॉयर है। 1 इज इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर का नहीं बताया गया, वो देखते हैं कौन है। 1 इज डॉक्टर, डॉक्टर का बताया, ग्रैंड मदर है एस। एंड 2 ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को कहेंगे हम, वो ये बच्चे हो जाएंगे डेफिनेटली आर और टी। अब यहां पर भी हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए पी बचा है। तो इस तरह हमारे पास प्रोफेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई कि किस किस का क्या क्या प्रोफेशन है। अब बेटे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। पी का फादर इन लॉ ग्रैंडफादर बनेगा, ग्रैंडफादर हमारे पास था यू, सो आंसर बिकम्स यू, बीटा इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ इंजीनियरिंग। इनमें कौन ऐसा है जिसका प्रोफेशन इंजीनियरिंग है। वो आपने देखा पी का है, सो पी आपके पास ऑप्शन है चार्ली, सो आंसर बिकम्स चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कोर्स ऑफ एक्शन का। कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो फैक्ट पूछा जाता है स्टेटमेंट में, या स्टेटमेंट में हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है। अब हमने क्या करना होता है, कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पे प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है, और कोई फैक्ट हो तो उसके इंप्रूवमेंट के एक्शन ढूंढने होते हैं, जिसे हम कोर्स ऑफ एक्शन कह रहे हैं बेसिकली। तो इसमें भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे ये प्रॉब्लम है या फैक्ट है, और उससे रेलिवेंट फिर हम सोल्यूशन या इंप्रूवमेंट ढूंढेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द बर्थ in most of the long distance train during the current holiday season। ये बड़े गौर से देखना है, जो बर्थ है इसकी स्पेलिंग में ई है, ये पैदाइश वाला बर्थ नहीं है ये। और ट्रेन का जिक्र भी है, ट्रेन में जो बर्थ होती है सोने के लिए उसका जिक्र है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिक्वेस्ट बर्थ के हवाले से इन हॉलीडे के सीज़न के अंदर जो करंट में हुई हैं ट्रेन के लंबे सफ़र के लिए। जाहिर बात है लंबा सफ़र इंसान बैठ के नहीं गुजार सकता, इसलिए कोशिश करता है चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े बर्थ मिल जाए ताकि सुकून से सफ़र कर सके। तो ये एक फैक्ट भी है और प्रॉब्लम भी है। फैक्ट इस हवाले से कि लंबे सफ़र के लिए हमें बर्थ लाजमी चाहिए, और प्रॉब्लम इस हवाले से कि हॉलीडेज़ में लोग इतने ज़्यादा हैं कि ट्रेन में लगी हुई बर्थ कम है और रिक्वेस्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। अब किस किस को बर्थ अलॉट करें और किसको ना करें। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन हमें कौन कौन से दिए गए हैं, जिनमें से हम मोस्ट एक्यूरेट चूज कर सकते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ बेटा हमें, द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली इंक्रीज द कैपेसिटी इन ईच ऑफ दीज ट्रेन्स बाय अटैचिंग एडिशनल कोचेज। जो रेलवे अथॉरिटी है वो फौरी तौर पे क्या करे, बर्थ की कैपेसिटी को हर ट्रेन में बढ़ाए। किस तरह बढ़ाए, एडिशनल कोच को अटैच करके। बिल्कुल ठीक है, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं, ये फॉलो हो जाएगा।
सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है बेटा हमारे पास, द पीपल सीकिंग अकोमोडेशन शुड बी एडवाइज टू मेक देयर ट्रैवल प्लान आफ्टर द हॉलीडेज। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह के होते हैं जो अपने घर से दूर आए होते हैं, जाहिर बात है छुट्टियों में वो घर वालों से मिलने जाते हैं, और अगर वो छुट्टियों में नहीं जाएंगे, दोबारा किसी और दफ़ा छुट्टियों के बाद इसको प्लान करेंगे तो उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी अल्फा इज द राइट आंसर। हाँ जी बेटा, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काज एंड इफेक्ट टॉपिक से है। इस टॉपिक के क्वेश्चन पीएमसी में सुना है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। टॉपिक मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें मैं अक्सर गाइड किया करता होता हूँ कि हमने दो स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करना होता है, देखना होता है कि पहली स्टेटमेंट कौन सी आएगी, दूसरी स्टेटमेंट कौन सी आएगी। अगर रीअरेंज करने में कामयाब हो जाए तो अल्फा या बीटा में से कोई आंसर होता है। जो पहली स्टेटमेंट होती है उसे कॉज कहते हैं, जो बाद में आती है उसको इफेक्ट कहते हैं। अगर रीअरेंज ना कर सकें तो फिर हम चार्ली, डेल्टा और ईटा में से देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर चूज करेंगे क्या आंसर सही होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है, देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। पिछले 2 हफ्तों से ये देखा गया है कि जो वाटर टैंक्स हैं उनमें वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। वाटर टैंक्स कौन से हैं? जिनसे सिटी को, शहर को पीने का पानी सप्लाई किया जाता था। नंबर 1। नंबर 2 स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रेन वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। आपको पता है, बायो में आपने पढ़ा होगा कि वाटर लॉगिंग जो है ये सेमोथोर का प्रोसेस होता है, जिसमें थोड़ा दलदल टाइप जगह बन जाती है। अब दलदली टाइप जगह की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई हैं ताकि ट्रैक पे स्लिपरी ना हो और डी रेल ना हो जाए ट्रेन जो हैं। यानी अगर देखा जाए वाटर लॉगिंग कब होती है, ये भी उसी वक्त होती है जब ज़मीन का वाटर लेवल अप हो जाता है। तो इनमें एक दूसरे की कोई भी रीज़न नज़र नहीं आ रही, रीअरेंजमेंट नहीं बन रही। हाँ, अलबत्ता ये नज़र आ रहा है कि दोनों ही वाटर लेवल ज़मीन का अप होने के इफेक्ट्स हैं कि टैंक्स के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है और वाटर लॉगिंग हो गई है ट्रैक्स पे, जिसकी वजह से ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। तो बेटे यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ईटा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेस। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारी आज की एफएलपी की डिस्कशन खत्म हुई। इंशाल्लाह अगली डिस्कशन के साथ हाजिर होऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये